कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा जो पूरा का पूरा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसकी बैकबोन है ब्यूरोक्रेसी। उसकी बैकबोन क्या है? ब्यूरोक्रेसी। उस ब्यूरोक्रेसी के साथ एक चैलेंज आया। उस ब्यूरोक्रेसी के साथ चैलेंज ये आया कि वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश पैटर्न और एलीट क्लास के थ्रू इन्फ्लुएंस थी। एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पब्लिक को सर्व करना, और पब्लिक को सर्व हम तब कर पाते हैं जब हम पब्लिक के बीच से निकले हो, पब्लिक को जानते हो, पब्लिक को समझते हो। एक तरफ तो हमने बात समझी कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना अच्छी गवर्नमेंट के कंट्री रन नहीं हो सकता। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, कोई भी ऑप्शन चूज कर लो अपनी लाइफ का, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे बड़ा सोसाइटी को सर्व करने वाली सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जैसे आपने कहा था एनजीओ का ऑप्शन होता है हमारे पास, आपने कहा भाई हम इनकम अर्न करके डोनेट कर सकते हैं, ये सभी ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें वो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे बड़ा सोशल सेक्टर कहा जा सकता है, तो वो गवर्नमेंट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। जितने सरकारी स्कूल हैं, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, इतने प्राइवेट स्कूल हैं क्या? जितना बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, इतना बड़ा कोई और नेटवर्क है क्या? बात समझ रहे? जो सिक्योरिटी आर्मी आपको दे सकती है, कोई परचेज की हुई फोर्स दे सकती है क्या? जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की पुलिस बना सकती है, वो 4 लोग खड़े होकर के वॉलंटियर के तौर पर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो आप एजुकेशन लो, हेल्थ लो, वुमेन एम्पावरमेंट लो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट लो, किसी भी सेक्टर को ले लो, अगर वहां काम करना है तो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ट्री की तरह है, जिसके रूट्स हर एक सेक्टर को टच करते हैं, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, पॉलिटिक्स हो, हेल्थ केयर हो, रिसर्च हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी। और जब वो ट्री ग्रो करता है, वहां जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो मिलता है ह्यूमन राइट्स, ग्रोथ, आर्म्ड फोर्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है। बात समझ आई? इसलिए सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी नीड है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी नीड है कि मेरिट आए। बात समझे? अब एक तो हुआ कि सिविल सर्विसेज क्यों एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर कहीं भी आपके अंदर ये है कि मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करूं, तो भले ही आपने कोई भी फील्ड चूज की हो, आप सिविल सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां आप पॉलिसी फ्रेम करोगे कंट्री के लिए। अब अगर बात करें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या मिलेगा, अभी मैं क्रैक करने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एग्जाम निकल गया, निकलने के बाद क्या मिलेगा। मैं कह रहा हूं प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। क्या चेंज होगा? थॉट प्रोसेस। कई मुद्दे आपके सामने आते होंगे, जैसे रिजर्वेशन है, ठीक है, आता होगा बहुत लोगों के सामने मुद्दा, किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो गलत है, लेकिन क्या एक ही एंगल है इसका सोचने का? नहीं। समझ रहे? इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दे भी देखेंगे। दूसरा आपको मिलेगा इंडियन कल्चर। क्या मिलेगा? बहुत बारीकी से इंडियन कल्चर समझने के लिए मिलेगा, जो बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक गैप रह गया है, और उस गैप की वजह से हम वो समझ ही नहीं पाते कि हमारा कल्चर क्या है। तीसरा, इंडिया करंट में क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। फोर्थ, पेशेंस। किसी भी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में अगर सक्सेस पानी है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। आप किसी भी फील्ड में काम करो, पेशेंस नहीं है कामयाब नहीं हो पाओगे। और फिफ्थ है कंसिस्टेंसी। अगर मैं बात करूं थॉट प्रोसेस की, तो अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो, आजकल तो फेसबुक, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू, रील्स के थ्रू या बाकी के वीडियोस के थ्रू आप इंटरेक्ट होते रहते हैं, और जो करंट के इश्यूज हैं वो आपको पता चलते रहते हैं। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, रिजर्वेशन है, कास्ट सिस्टम है, रिलीजन है, सीएए है, एनआरसी है, इस तरीके के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, इनमें आपका एक सिंगल भी हो सकता है। हो सकता है आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेज को फॉलो किया हो, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने फॉलोवर के हिसाब से एक ओपिनियन डालेगी, ठीक है ना। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का देखोगे तो उसमें दूसरा ओपिनियन होगा, तीसरी का देखोगे तीसरा ओपिनियन होगा। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक पॉलिसी मेकर के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के तौर पर आपका क्या व्यू होना चाहिए?
समझ रहे? वो मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस इस प्रिपरेशन में आपका बिल्डअप होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलीजन की, रिलीजन नहीं कल्चर, अगर हम इसे स्पेसिफिकली कहना चाहें तो कल्चर, अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर क्या है? इंडियन कल्चर को समझना है तो एक आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी यूथ हैं, तो स्वामी विवेकानंद एक आइडियोलॉजी है, अपने आप में एक विचारधारा है, अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, जिनको समझा जाए तो इंडियन कल्चर को थोड़ा बहुत समझने की स्थिति में बन जाते हैं। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि अगर गागर में सागर भरने वाली बात हो जाए, बात समझ रहे? अगर किसी को कहा जाए कि भाई सागर की गहराई नाप दो, सिर्फ एजम्पशन है, कितना है नहीं पता, इसमें जल कितना है नहीं पता, बस सब क्या है? एजम्पशन। ऐसे ही मान करके चलो क्या? भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। तो जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाते हैं, स्पीच देते हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो क्या थी? एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। गॉड एक है, डेस्टिनेशन एक है, पाथ अलग अलग है। और जिस आइडियोलॉजी के साथ वो शिकागो गए और जहां उन्होंने जाकर के अपनी स्पीच दी, वो विचारधारा क्या थी? वो विचारधारा थी वसुदेव कुटुंबकम। क्या विचारधारा थी? वसुदेव कुटुंबकम। अयम निज परोवीति गणना लघु चेतसा मुदार चिंतानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये विचारधारा है। जब ये विचारधारा है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तब जाकर के उन्होंने अमेरिका में वहां कहा मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अब इसमें भी दो चीजें हैं, पहले तो वो बहन और भाई हुए हमारे, क्योंकि हमारी विचारधारा है कि पूरा विश्व एक परिवार है, और उसमें भी प्राथमिकता किसको है? प्रायोरिटी किसकी है? वुमेन। इसलिए पहले क्या इस्तेमाल किया वर्ड? बात समझ आई? तो जब इस तरीके से इन डेप्थ में हम लोग अपने कल्चर को समझते हैं, तब हमें समझ आता है टॉलरेंस क्या है, तब हमें समझ आती है सही मीनिंग, तब हमें समझ आता है धर्म का मीनिंग क्या है। धर्म का बहुत से लोग मीनिंग समझते हैं ये रिलीजन है, धर्म का मीनिंग होता कर्तव्य, ड्यूटी। तो इंडियन कल्चर को समझना अपने आप में जरूरी है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमने रहना यहाँ है, गवर्नमेंट हमारी है, सिस्टम हमारा है, और अगर हम अपने टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन किसी और के लैंग्वेज में पढ़ेंगे, किसी और के हिसाब से पढ़ेंगे, तो गलत ही पढ़ेंगे। बात समझे? तो ये सिविल सर्विसेज जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको देगी, वो देगी कि बारीकी से आप इंडियन कल्चर को समझ पाओगे। चीज समझे? तीसरा जो एडवांटेज आपको मिलेगा, इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख में? पॉवर्टी है। अब बहुत से लोग होते हैं, तुमने देखा होगा कि कोई गरीब है, अरे ये तो ऐसी गरीब है, ये तो ऐसी काम नहीं करता इसलिए गरीब है, होती है ओपिनियन। लेकिन पॉवर्टी के बारे में हमेशा ध्यान रखो, अपने पाँव में पड़ी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक अपने पाँव में छाले नहीं पड़े, अपने पाँव में कांटे नहीं चुके, दूसरे की पीर नहीं समझ में आएगी। भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने राशन की दुकान में लाइन में न लगा हो, भले हमारे पूर्वज लगे होंगे, हमारे बाबा लगे हों, दादा लगे हों, राशन की लाइन में लगे हैं। इंडिया इतनी खराब स्थिति में था, इतनी पॉवर्टी की स्थिति में था कि आज अगर हम कहते हैं कि हम कमा रहे हैं और अपने दम पे कमा रहे हैं, तो जब तक गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले ना करे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ना ले, अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, तो पॉवर्टी खत्म नहीं हो सकती। तो अगर किसी और को तुम्हें गरीब दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है, तो उसकी मजाक नहीं बनानी है, ये समझो कारण क्या है। हाँ ऐसा हो सकता है, वो एक मेथड भी हो इनकम अर्न करने का, उसको छोड़ दो, वो बतौर एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ हम नहीं देखते, उसे हम करप्ट प्रैक्टिसेस में डाल देते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर कोई रियल में गरीब है, कहीं डेवलपमेंट नहीं है, कहीं गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाए हैं, वहाँ हाईवे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, तो क्या होगा? ओबेस पॉवर्टी रहेगी। टेररिज्म है, अब टेररिज्म में एक सीधा सीधा व्यू रहता है, उठाओ गोली मार दो, होता है नहीं, कितनों को मारोगे? तो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रहती है? पैरेलली डेवलपमेंट करेंगे, और जो डेवलपमेंट में इंटरफेयर करेगा उसे खत्म करेंगे। बात समझ आई? तो केवल एक एंगल से हम नहीं सोच सकते, हमें इस एंगल से सोचना है, लोग भी हमारे हैं, पब्लिक भी हमारी है, काम भी इन्हीं के लिए करना है, और इन्हें नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट भी कराना है और नेशनलिज्म फील भी कराना है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है, नहीं है, यूथ फेस करता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी है, कहानी ये है कि सारा यूथ जॉब की तरफ चल पड़ा। किस तरफ चला? जॉब।
बिजनेस देखे ही नहीं। एक डेफिनेशन निकल कर गया है कि भाई केवल कंपनी में नौकरी लग जाना ही जॉब है, हुआ या नहीं हुआ ये? और उसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खत्म होता चला गया। जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आए तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में से खड़े हुए। नहीं तो अगर तुम प्रैक्टिकली देखो, ऐसी शायद ही कोई फैमिली हो जिसके फादर का कोई या बिजनेस ना हो या कोई जॉब ना करते हो या कोई ऑक्यूपेशन ना हो। तो अगर सेम स्किल वो सीख ले तो एक जॉब तो तैयार हो गई, लेकिन नहीं सीखेगा। बात समझे? नेक्स्ट क्या बताया था मैंने? पेशेंस। बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए जाओ, चाहे अपनी लाइफ में भी अगर आपको सक्सेस पानी है, कोई भी काम करना है, बिना पेशेंस के होने वाला नहीं है। पेशेंस रखे रखो, लेकिन काम करने में कंसिस्टेंसी नहीं है। पेशेंस खूब है, लेकिन काम करने में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भी रिजल्ट क्या है? ये सारी चीजें आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते सीख जाते। बात समझ आई? इसके बाद इस सिविल सर्विसेज एग्जाम को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि एक तो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा है और एक जॉब प्रोफाइल। पहले जॉब प्रोफाइल बताता हूँ। सीधे एसडीएम बनोगे, फिर 3-4 साल के अंदर अंदर डीएम बन जाओगे। एक डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर, एक डिस्ट्रिक्ट की सारी एक्टिविटीज तुम्हारे हाथ में है।